नमस्कार, मेरा नाम आयुष है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड का लास्ट क्लास लेंगे। अभी तक हमने शायद छः क्लास हमारा हो चुका है, जिसमें हमने सारे कंसेप्ट पे, सारे उसके सब टॉपिक्स पे चर्चा किया है। और ये लास्ट क्लास होगा। अभी तक आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप पिछले क्लास भी देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि आपको और कहीं पढ़ने, देखने, समझने की ज़रूरत नहीं है, ये पर्याप्त है। आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि आज हम विश्व कप जीते हैं, T20 विश्व कप जीते हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, हमको ही बधाई, सबको बधाई। हम सब बहुत खुश हैं आज कि हमने तीसरी बार ये T20 विश्व कप जीती है, और अच्छे मार्जिन से जीते हैं। मतलब हमने पूरे गेम में, हमारी जो टीम रही है वो डोमिनेंट ही रही है, दिखी है। तो आज बहुत बड़ा अवसर है। लेकिन हम अभी तो हम सेलिब्रेट ही कर रहे थे, लेकिन फिर लगा कि नहीं, मतलब जो हमने डेली एक वीडियो बनाने की जो अ, प्रयास कर रहे हैं वो पूरा करें, जिससे कि एक कंटिन्यूटी बनी रहे और आप तक वीडियो पहुंचे। और जून जो 2026 है, उस तब तक का हमारा टारगेट पूरा हो और हम उसमें अच्छा प्रदर्शन करें। तो इंडिया जीत चुकी है, सेलिब्रेट हम लोग कर चुके हैं। वीडियो बनाना शुरू करते हैं, जिसमें कि हम लास्ट क्लास होगा आज, जिसमें हम आज मूल्यांकन पर बात करेंगे, एवोल्यूएशन। और इसको हम बड़े आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक के जो 6 क्लासेस हुए हैं, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा है। अगर अभी पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप उसको देख लीजिए, और बाकी सब्सक्राइब वगैरह तो कर ही दीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले कि बनाया जाए। लोग हमें देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। कुछ लगे तो आप फीडबैक, कुछ हो, कुछ आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे बता भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कमेंट करके। तो अब मूल्यांकन की बात करते हैं। अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक हम शिक्षा के मॉडल पे बात किए हैं, शिक्षार्थी के मॉडल पे बात किए हैं। अभी तक हमने जो थ्योरीज हैं उस पे बात किए हैं। अभी तक हमने पियाजे, बाकी सारे लोगों को उस पे हमने बेसिक्स देखे हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड के कितने भाग हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का उपयोग क्या है, शिक्षार्थी केंद्रित क्या होता है, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति क्या होता है ना। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, अ, सुनने की जो लिसनिंग स्टाइल है वो कितने प्रकार की होती है, सामाजिक अधिगम के 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, बंडूरा के सामाजिक सिद्धांत क्या हैं। तो ये सब हमने देख चुके हम लोग देख चुके हैं लगभग। तो आज हमारी जो क्लास होगी वो टीचिंग एप्टीट्यूड की लास्ट क्लास होगी, यानी हम पूरे सिलेबस को कवर कर चुके हैं। तो अभी तक हमने, आप जैसे कि देख सकते हैं, पीडीएफ में ही देख सकते हैं कि यहाँ पे आप ऊपर में देखेंगे तो 56 स्लाइड का हमने पीडीएफ बनाया था, जिसमें हम 45 कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है आज बचा हुआ भाग समाप्त करेंगे, लगभग 10 पेज का है, उसको समाप्त कर देंगे। तो मोटा मोटी हमारा ये टीचिंग एप्टीट्यूड का समाप्त हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, इससे आसान भाषा में, इससे आसान कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आप दावा कर लीजिए, कहीं से आप देख लीजिए, दावा कि आप देख लीजिए सारे यूट्यूब पे, हर एक जगह आपको अंग्रेजी से हिंदी में अनुवादित मिलेगा। वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, इतना स्पेसिफिक और इतना आसान भाषा में, स्पष्ट, और सिर्फ कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत अलान फलान चीज, मेरे पास 3 4 किताबें हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के। पियर्सन है, दृष्टि है, ये अरिहंत है ना, एक दो तो सॉफ्ट कॉपी भी है। तो सारा का एक मिक्सअप करके हम आपको सामने लेके आ रहे हैं, जो मेरे पुराने नोट्स हैं उसका भी। तो चलिए मूल्यांकन की मतलब समझते हैं। एवल्यूएशन क्या है? मूल्यांकन तो आप जैसे मूल्यांकन का मतलब आप जैसे समझ ही रहे हैं कि मूल्यांकन मतलब क्या। तो मूल्यांकन मतलब क्या कि जो पुरानी पद्धति, जो पुरानी व्यवस्था है, उसका एक जांच करना। सिंपल भाषा में जांच करना, यानी मूल्यांकन एक सतत, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मूल्यांकन एक सतत और व्यवस्थित प्रक्रिया है। लेकिन ये प्रक्रिया क्या है? ये प्रक्रिया जो सतत और व्यवस्थित प्रक्रिया है, कंटिन्यूअसली प्रक्रिया जो हो रही है, इसका मतलब क्या है, क्यों हो रहा है? तो इसमें आगे लिखा हुआ है कि इसके माध्यम से यह ज्ञात किया जाता है कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस हद तक हुई है। बस, कंप्लीट हो गया मूल्यांकन। यही है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है?
इवैल्यूएशन ये है, मूल्यांकन ये है कि एक यह सतत और व्यवस्थित प्रक्रिया है। यानी सतत क्या है, मतलब चलते रहने वाला। और व्यवस्थित क्या है, मतलब व्यवस्थित, यानी हर एक स्टेज, स्टेप बाय स्टेप, है ना। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि जो अपेक्षा, जैसे कि आपने टारगेट किया, जैसे हमने टारगेट किया कि एक सप्ताह के अंदर हम टीचिंग एप्टीट्यूड समाप्त कर देंगे। अब सप्ताह का आज लास्ट डे है, संडे है आज। अब हम मूल्यांकन कर रहे हैं कि आज हम क्या क्या हमने आपके सामने डिलीवर किया और कितने हमने कंप्लीट किए। तो आज मेरा लास्ट डे है, मतलब जो मैंने टारगेट किया था सोमवार को, तो आज मेरा समाप्त हो जाएगा। तो हमने मूल्यांकन किया कि जिस उद्देश्य के साथ हमने इसको शुरू किया उसको समाप्त किया कि नहीं किया। यानी जो अपेक्षाएं आपको शुरू करते वक्त आपके अंदर है, तो वो अंतिम में आपने, या मध्य में आप जो उसको मूल्यांकन कर रहे हैं, तो वो अपेक्षाएं उसको पूर्ति कर रहे हैं कि नहीं, उस उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यह केवल परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य छात्रों के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार का समग्र आकलन करता है। ठीक है। तो ये सिर्फ परीक्षा तक नहीं है, हम इसके आगे इसके कैटेगराइजेशन पे हम देखेंगे, तो उसमें और स्पष्ट हो जाएगा कि ये सिर्फ परीक्षा के बाद, परीक्षा का नहीं, एक परीक्षा का नहीं है, इसके कई प्रोसेस भी होते हैं। अब इसका अंग्रेजी भी है ना। इवेल्युएशन इज ए सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअसली process of determining the extent to which educational objectives have been achieved. It goes beyond exam and includes assessment of knowledge, skill, attitude and behavior। ठीक है। तो अंग्रेजी भी है, आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्योर क्लास ही हिंदी माध्यम के लिए है। तो अब देखिए, शिक्षण, शिक्षा, मूल्यांकन का संबंध। अब तीनों में संबंध क्या है, ठीक है। तो अब देखिए, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ टीचिंग, एवल्यूएशन एंड एजुकेशन एंड एवल्यूएशन। शिक्षण, शिक्षा और मूल्यांकन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। इनके चार मुख्य तत्व हैं। कौन कौन से हैं? उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, पाठ्यक्रम, करिकुलम, शिक्षण विधि, मेथड्स, मूल्यांकन, एवल्यूएशन। ठीक है। मूल्यांकन की विशेषताएं, है ना। कैरेक्टर करेक्टराइजेशन ऑफ एवल्यूएशन। देख रहे हैं, हमको भी थोड़ा थोड़ा उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता है। करेक्टराइजेशन ऑफ एवल्यूएशन, इसकी क्या है, व्यापकता है ना। इसका व्यापकता है, यह छात्रों की सभी पहलुओं, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और कौशलात्मक का मूल्यांकन करता है। का छूट गया है यहाँ पे, है ना, का मूल्यांकन करता है। ठीक है। व्यापकता है इसकी। मूल्यांकन की विशेषता क्या है? व्यापकता। इसमें क्या है कि संबंध क्या है? उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और मूल्यांकन, है ना। चार मुख्य तत्व हुए इसके। सततता, कंटिन्यूअसली, यानी निरंतरता। इसको हिंदी और आसान भाषा में करें तो निरंतरता। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, केवल वार्षिक परीक्षा नहीं। मतलब ये सिर्फ वार्षिक परीक्षा का, जैसे होता है ना, वार्षिक परीक्षा के अंत में हमारा टेस्ट होता है, वार्षिक परीक्षा में हमारा टेस्ट होता है, लेकिन ये एक निरंतर प्रक्रिया है ना। अभी हम आगे देखेंगे मूल्यांकन के टाइप, जिसमें हमको दिखेगा कि एक वार्षिक परीक्षा वाला भी होता है, एक बीच बीच वाला भी होता है। तो उस तरीके से कई मूल्यांकन का चरण होता है ना। तीसरा क्या है? संचयी। यह समय के साथ छात्रों की प्रगति का रिकॉर्ड रखता है, ये भी एक मूल्यांकन है ना। समय के साथ छात्रों के प्रगति का रिकॉर्ड रखता है, यानी 3 महीने पे एक टेस्ट हुआ, 6 महीने पे हुआ, 9 महीने पे हुआ, इस तरीके से। मूल्यांकन के लाभ क्या है? छात्र की क्षमता का सही आकलन, है ना, मोटा मोटी यही है लाभ। शिक्षा में सुधार, छात्रों को फीडबैक, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का प्रशिक्षण, है ना। मूल्यांकन के तकनीकी क्या है ना, टेक्निक्स ऑफ मूल्यांकन। तो एक मात्रात्मक है। मात्रात्मक मतलब हम इसको शुद्ध में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मात्रात्मक मतलब क्या होता है, जिसमें जिसको मतलब मात्रात्मक का सीधा मतलब होता है जी, जो जिसको गिना जा सके, जिसको देखा जा सके, यानी जो जो है वो अ, निकल के आए। मतलब जैसे कि लिखित परीक्षा, है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना, जिसमें कि आपकी जो आकलन है वो मात्रा में हो, यानी क्वांटिटी में हो, है ना, क्वांटिटी में, है ना। ये देखिए यहाँ पे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। गुणात्मक, गुणात्मक में क्या होता है कि जिसमें अवलोकन किया जाता है कि आप, सब्जेक्टिव होता है ये। मात्रात्मक ऑब्जेक्टिव होता है, गुणात्मक सब्जेक्टिव होता है। गुणात्मक में क्या होता है कि अवलोकन, अवलोकन जो आप कर रहे हैं वो, और कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, उसमें अंतर होगा ना, है ना। क्वालिटेटिव टेक्निक्स, साक्षात्कार, इंटरव्यू, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, है ना। तो ये गुणात्मक में आता है। अब हम टाइप्स पे देखते हैं, है ना। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे सवाल पूछे बहुत बार गए हैं। स्थान निर्धारण मूल्यांकन, प्लेसमेंट एवल्यूएशन, है ना।
तो यह मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले किया जाता है, जिससे छात्रों में पूर्व ज्ञान, कौशल और क्षमता स्तर का पता लगाया जा सके, है ना। तो ये कब होता है? प्लेसमेंट एवोल्यूशन क्या होता है? ये पहले होता है। यानी अब प्लेसमेंट तो हम लोग का प्लेसमेंट से सीधा मतलब होता है कि प्लेसमेंट उसको बोलते हैं जो कोर्स करने के बाद जो प्लेस होता है, प्लेसमेंट होता है ना, कि 5 लाख का सैलरी लगा, 10 लाख का, हम लोग तो उससे उसको आकलन करते हैं। लेकिन वो जो है, और इसमें जो है आप थोड़ा सा आप गंभीरता से देखिए कि यह मूल्यांकन जो है शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले किया जाता है, जिससे छात्रों में पूर्व ज्ञान, कौशल और क्षमता स्तर का पता लगाया जाता है। यानी जो हम प्लेसमेंट की सोचते हैं वो कॉलेज करने के बाद होता है, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है कि यह मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले किया जाता है, यानी शिक्षण प्रक्रिया या जॉब प्रक्रिया। तो अब हम आपको थोड़ा सा आपके जो डायनेमिक्स है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं कि प्लेसमेंट जो होता है एवेल्युएशन, उसका वो जो जॉब करेगा कोई व्यक्ति, मान लीजिए मैं प्लेसमेंट मेरा होने वाला है, तो प्लेसमेंट मतलब जो प्लेसमेंट परीक्षा का प्लेसमेंट नहीं होता है, वो परीक्षा का मूल्यांकन नहीं होता है, वो जॉब के पूर्व, यानी जो हम जॉब करने वाले हैं उसके पूर्व का मूल्यांकन होता है, इसमें मेरी पूर्व ज्ञान की, कौशल की, क्षमता का स्तर का पता लगाया जाता है। तो आप उसको मतलब कॉलेज से प्लेसमेंट को ना जोड़िए, आप उसके जॉब से प्लेसमेंट को जोड़िए, यानी कॉलेज के बाद नहीं, जॉब से पहले प्लेसमेंट, उसको बोलते हैं स्थान निर्धारण मूल्यांकन, यानी प्लेसमेंट एवेल्युएशन। समझ गए आप? यह मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने से, शिक्षण प्रक्रिया या इसको या जॉब जॉब प्रक्रिया शुरू होने से पहले किया जाता है ना। जॉब इसलिए मैं डाल दिया हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि प्लेसमेंट प्लेसमेंट हम लोग बहुत सुनते हैं हमारे सोसाइटी में। जो इंजीनियर होता है सबका प्लेसमेंट हो जाता है, 5 लाख 10 लाख सबका गार्जियन को हवा पानी देता है गांव में, आप तो जानबे ना करते हैं। है ना, हम लोग तो भाई ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, सोशल साइंस के बच्चे हैं, तो फिर आपका जो स्थिति वही मेरा स्थिति। तो जॉब इसलिए मैंने डाल दिया है कि आपको समझने में आसानी हो कि प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि पूर्व, मानी जो काम करने वाले हैं उससे पूर्व की मूल्यांकन, उससे पूर्व का आपका ज्ञान, कौशल, क्षमता का स्तर का पता लगाना। यानी जो प्लेसमेंट होता है वो उसके जॉब से पहले की आकलन है, या ये नहीं है कि कॉलेज की बाद का आकलन, वो जॉब से पहले का आकलन है, ठीक है। यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों का प्रारंभिक स्तर जानना, उपयुक्त परीक्षा कोर्स में स्थान देना, शिक्षण योजना को अनुकूल बनाना। विशेषता क्या है? कोर्स शुरू होने से पहले पहले होता है, ठीक है। छात्र की तैयारी को मापना होता है। प्रवेश परीक्षा इसका प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। इंट्रेंस टेस्ट, प्री टेस्ट इस तरीके का होता है। प्रारूपिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव एवोल्युएशन। यह मूल्यांकन शिक्षण के दौरान निरंतर किया जाता है ताकि छात्रों की प्रगति को समझकर तुरंत सुधार किया जा सके, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि यह मूल्यांकन शिक्षण के दौरान निरंतर किया जाता है, प्रारूपिक मूल्यांकन, ताकि छात्रों की प्रगति को तुरंत सुधार। जैसे देखिए हम लोग का साप्ताहिक टेस्ट होता है ना, है महीनवारी टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? आप लोग जब 11 12th में होंगे, 10वां में, तब साप्ताहिक टेस्ट हुआ, महीनवारी टेस्ट होता था ना, मैथ वाला टीचर जी ट्यूशन में लेते थे कि नहीं लेते थे बताइए? है, तो उसी को बोलते हैं प्रारूपिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव एवोल्युएशन, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, छात्रों को निरंतर फीडबैक देना, कमजोरियों को समय रहते सुधारना, ठीक है, क्योंकि ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है और पढ़ाई के दौरान चलती रहती है। तो सीखने की प्रक्रिया को, और जो कि अगर मेरा टेस्ट हुआ तो जो टीचर मैथ के हैं तो उन्होंने टेस्ट किया, मैथ का सवाल दिया, अगर हमने गलत बताया तो वो अपने कौशल को सुधारेंगे, हमारे सीखने की प्रक्रिया को बेहतर करेंगे, हमको फीडबैक देंगे जहाँ आप लिखा हुआ है, कमजोरियों को समय रहते सुधारेंगे, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? ये सतत और डायग्नोस्टिक नेचर का होता है, यानी आपकी जो डायग्नोस्टिक मतलब क्या होता है कि आपकी जो समस्या है उसको पकड़ने की, जो समस्या को, डायग्नोसिस मतलब समस्या समझ लीजिए, डायग्नोसिस जो समस्या को पकड़ने का होता है और कंटिन्यूअसली होता है, सतत होता है, शिक्षक और छात्र दोनों के लिए उपयोगी होता है। कैसे? छात्र मेरे लिए उपयोगी ये हुआ कि हम जो नहीं समझ पा रहे हैं वो टेस्ट में आ गया, शिक्षक ने हमको बेहतर किया। अब शिक्षक के लिए उपयोगी कैसे हो गया कि वो जो समझा रहे हैं वो हम कितना समझ पा रहे हैं इसलिए पता चल गया उनको, है ना। ये इनफॉर्मल होता है, कम औपचारिक होता है, ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है आप जानते ही हैं, मतलब एक और समझा देते हैं कि ये मतलब इसका जो मार्क्स होता है, ग्रेडिंग होता है, इसको
मेन एग्जाम में कंसीडर नहीं किया जाता है, ये औपचारिक होता है, यानी आपको सीधा मतलब ये टीचर के ऊपर होता है कि वो 15 दिन पे टेस्ट ले रहा है कि एक सप्ताह पे ले रहा है कि एक महीने में ले रहा है, ठीक है। उदाहरण का क्या है, क्लास टेस्ट, असाइनमेंट, क्यूज, है ना। क्लास टेस्ट समझ रहे हैं, असाइनमेंट कोई परियोजना का कार्य दे दिया इस तरीके से, ठीक है। एक क्या है, क्लासरूम इंटरेक्शन, ठीक है। अब एक है निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक एवल्युएशन। यह मूल्यांकन छात्रों की विशिष्ट कमजोरियों को पहचानने के लिए किया जाता है। समझ गए, यहाँ पे सीधा निदानात्मक लिखा हुआ है, तो निदान मतलब क्या, निदान मतलब यही ना कि जो कमजोरियां है उसको पहचानना। निदान मतलब निदानात्मक, ऊपर भी हमने चर्चा किया है, आपने अगर गंभीरता से वीडियो देखा होगा तो आपने बहुत अच्छे से समझ गया होगा कि निदानात्मक मतलब क्या है। निदान मतलब विशिष्ट कमजोरियों को पहचानना। मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्र कहाँ और क्यों गलती कर रहे हैं यह जानना, लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करना, रिमेडियल टीचिंग को की योजना। रिमेडियल टीचिंग मतलब क्या होता है कि रिमेडियल मतलब होता है पुनरावृत्ति करना, मतलब जो चीज आप पढ़ा चुके हैं और हमको नहीं समझ में आया एज ए स्टूडेंट, तो आप उसको फिर से हमको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये विशिष्ट कमजोरियों को पता लगाने का है, तो सीधा उद्देश्य यही है कि छात्र कहाँ और क्यों गलती कर रहे हैं, लर्निंग गैप को आइडेंटिफाई करना, रिमेडियल टीचिंग को योजना बनाना। विशेषताएं क्या है, समस्या के कारण को खोजना, गहराई से विश्लेषण करना, अक्सर फॉर्मेटिव के बाद किया जाता है, ठीक है। फॉर्मेटिव के बाद ये किया जाता है। फॉर्मेटिव में, फॉर्मेटिव ये हमको ये है ना फॉर्मेटिव, तो फॉर्मेटिव जो है ये मतलब बहुत अनफॉर्मल टाइप का होता है, कहीं भी लिया जा सकता है। उसके बाद निदानात्मक जो है ये विशिष्ट कमजोरियों को पता किया करता है ना। समस्या के कारण को खोजना, गहराई से विश्लेषण करना, समस्या तो हम उधर पता कर लेते हैं उसमें, है ना। और अक्सर फॉर्मेटिव के बाद किया जाता है। उदाहरण के रूप में देखिए, एरर एनालिसिस, स्पेशल टेस्ट फॉर वीक स्टूडेंट, है ना, इस तरीके से। अब लास्ट में क्या है, समापन मूल्यांकन। मूल्यांकन चार प्रकार के होता है ना। समापन मूल्यांकन, तो यह मूल्यांकन शिक्षण के अंत में किया जाता है, जिससे पता चलता है कि छात्रों ने पूरे पाठ्यक्रम में कितना सीखा। तो ये लास्ट वाला जो होता है, वो जो वार्षिक एग्जाम होता है, उसको बोलते हैं समापन मूल्यांकन। अंतिम उपलब्धि को मापना, ग्रेड अंक देना, प्रमोशन सर्टिफिकेट के लिए निर्णय देना, ठीक है। विशेषताएं क्या होता है, फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड होता है, एक निश्चित समय के लिए पर होता है, पूरे सिलेबस को कवर करता है। फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है। चार प्रकार का कंप्रिहेंशन। हम इसको थोड़ा सा और टेबल के माध्यम से समझ लें कि प्लेसमेंट क्या होता है, समय शुरू में होता है, बाद में मत कर दीजिएगा प्लेसमेंट। कॉलेज वाला वो जो ध्यान में रखते हैं कि कॉलेज पूरा करने के बाद प्लेसमेंट लग जाता है, तो उससे नहीं जॉब समझना है। इसको इसको जॉब से पहले समझना है कि प्लेसमेंट मूल्यांकन जो है, स्थान निर्धारण मूल्यांकन, वो जॉब से पहले होता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, स्तर जानना, प्रकृति क्या है, प्रारूपिक, इसका क्या है, इसका जो है दौरान होता है, यानी कक्षा के दौरान होता है इसका। इसका उद्देश्य क्या है, सुधार करना। प्रक्रिया क्या है, कंटिन्यूअसली ये होता रहता है। निदानात्मक क्या है, डायग्नोस्टिक, ये भी दौरान होता है, बाद भी हो सकता है। कमजोरी पहचानना, एनालिटिकल है ना, मतलब ये विश्लेषण करना। समापन क्या है, अंत में, अंतिम परिणाम, फाइनल, ठीक है। अब ये आपका हो गया समाप्त। अब कुछ मुख्य तथ्य होंगे जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, जिसको हम समाप्त ही कर देते हैं आज, है ना। तो चलिए, तो अब ये ऊपर हो गया है, तो देखिए एंडोगोजी। एंडोगोजी क्या है, ये सवाल कई बार पूछा गया है कि वयस्क शिक्षार्थियों को सीखने की कला और विज्ञान, इस अवधारणा को व्यवस्थित रूप से विकसित किया था मैकोलन कैनोल्स द्वारा। आप इसको याद कर लीजिएगा किसी तरीके से, हमको भी उच्चारण में नहीं आ रहा है है ना। तो एंडागोजी का क्या मतलब है, ये नहीं पूछेगा, ये यह ध्यान रखिए। एंडागोजी मतलब क्या, जो वयस्क हम लोग जो पढ़ते हैं उसको एंडागोजी बोलते हैं। यानी एंडागोजी मतलब जो व्यस्त शिक्षार्थी जो सीखने की कला होता है, विज्ञान होता है, उसको एंडागोजी कहते हैं। एंडागोजी के मुख्य मान्यता क्या है, आत्मनिर्देशित, यानी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, यानी जो अभी हम आप पढ़ रहे हैं, तो ये आप किसी के प्रेशर में नहीं पढ़ रहे हैं, खुद के प्रेशर में पढ़ रहे हैं। व्यस्क खुद निर्णय लेते हैं कि उन्हें क्या और कैसे सीखना है। शिक्षक फैसिलिटेटर होता है, जैसे मैं हूँ, आपको फैसिलिटेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या ही पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पूछेगा। कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मुझे आप पे कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि नहीं पढ़ो, सब्सक्राइब करिए, तो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। हम नहीं मतलब कह सकते हैं, लेकिन नहीं करवा सकते हैं आपसे, वो आपके ऊपर है। तो वो करेंगे तो बढ़िया है, नहीं करेंगे तो मतलब उस पर तो मेरा कंट्रोल नहीं है ना, मैं सिर्फ तो फैसिलिटेटेड ही हूँ। उदाहरण, ट्रेनिंग में पार्टिसिपेंट खुद टॉपिक सजेस्ट करते हैं, मतलब
आप समझ रहे हैं इसको कि वो, और कोई उदाहरण के साथ आप समझ लेते हैं। अनुभव का भंडार, यानी आपके पास अनुभव का भंडार है, रिच एक्सपीरियंस है। वयस्कों के पास पहले से अनुभव होता है, वही लर्निंग के आधार बनता है ना। उदाहरण, डिस्कशन, केस स्टडी, ग्रुप वर्क, ठीक है, सीखने की तैयारी। वयस्क तब सीखते हैं जब उन्हें जरूरत महसूस होता है। उदाहरण, प्रमोशन के लिए स्किल सीखना। समस्या केंद्रित दृष्टिकोण, वयस्क थ्योरिटिकल नहीं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहते हैं। उदाहरण के लिए, हाउ टू हैंडल क्लासरूम में डिसिप्लिन, ठीक है। अब थोड़ा इस पे हम आगे जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आंतरिक प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन, सीखने के लिए प्रेरणा अंदर से आती है। एंडागोजी की विशेषता, लर्नर सेंट्रिक अप्रोच, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रैक्टिकल लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग। लाभ, जीवन से जुड़ा लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाना। सीमाएं, सभी वयस्क सेल्फ डायरेक्शन नहीं होते हैं। समय और संसाधनों की कमी हर कॉन्टेक्स्ट में लागू नहीं होता है। अब पैडागोजी, पैडागोजी क्या है? बच्चों को सीखने की निरंतर पारंपरिक विधि, ट्रेडिशनल मेथड, पारंपरिक मेथड। शिक्षक केंद्रित होती है, स्वाभाविक है, टीचर ही होगा। निर्भर शिक्षार्थी होते हैं, यानी बच्चे गाइड्स पर निर्भर होते हैं। विषय केंद्रित होता है, फोकस सिलेबस ऑन कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट पर होता है। बाहरी प्रेरणा, मार्क्स, पनिशमेंट, रिवार्ड, उदाहरण के तौर पे है। उदाहरण के तौर पे स्कूल शिक्षा प्रणाली, लेक्चर मेथड। लाभ क्या है? स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, बेसिक नॉलेज डेवलपमेंट। हानि क्या है? क्रिएटिविटी कम है, पैसिव लर्निंग, रियल लाइफ कनेक्शन कम है। ठीक है, हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, आप सब पढ़े हैं, कितना बार पढ़े होंगे, हम उसलिए आगे बढ़ रहे हैं। ह्यूट्रागोजी, ये बहुत अच्छा है, ये नया कॉन्सेप्ट आया है ह्यूट्रागोजी। ये स्वयं निर्धारित अधिगम है, यानी अगर आप ना किसी टीचर से, आप तो आप पेडागोजी में आए नहीं, एंडोगोजी में है आप, लेकिन आपने खुद नोट्स बनाया किताब पढ़ के, तो उसको बोलते हैं ह्यूट्रागोजी। ह्यूट्रागोजी या एंड्रोगोजी से आए की अवस्था है, यानी ये मतलब सबसे आए के ऊपर की व्यवस्था है। जो पीएचडी करते हैं या पीएचडी से ऊपर पोस्ट डॉक कर रहे हैं या कुछ रिसर्च कर रहे हैं खुद से, तो वो इनकी स्थिति हेट्रागोजी की होगी। इसमें मुख्य विशेषता क्या है? पूर्ण स्वायत्तता, लर्नर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है। क्षमता विकास, सिर्फ स्किल नहीं, एडेप्टेबिलिटी भी। दोहरा अधिगम, डबल लूप लर्निंग, लर्निंग सिर्फ सीखता नहीं बल्कि सोचता भी है कि कैसे सीख रहा हूँ। ठीक है, जैसे अभी यूपीएससी वगैरह का जो बच्चा सेल्फ स्टडी से करता है, तो वो किस में आएगा? हेट्रोगोजी में। रिफ्लेक्टिव लर्निंग, आत्मचिंतन, सेल्फ एवल्यूएशन बहुत जरूरी है। जैसे यूट्यूब लर्निंग, ऑनलाइन सेल्फ स्टडी, रिसर्च बेस्ड लर्निंग, है ना। लाइफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग इनोवेशन बढ़ाता है, डिजिटल एज के लिए जरूरी है। सीमाएं क्या है? हर लर्नर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता है, गाइडेंस की कमी हो सकती है। ठीक है, मोटा मोटी बात है, आप समझ गए होंगे। अब इसको फिर से हमने चार्ट बनाया है। शिक्षार्थी, आधार क्या है? शिक्षा ये पेडागोजी, बच्चा, मतलब बच्चा आएगा। एंडोगोजी वयस्क, हेट्रोगोजी स्वयं निर्देशक लर्नर, है ना। नियंत्रण में पेडागोजी में शिक्षक नियंत्रक होगा, एंड्रागोजी में साझा, दोनों मिलके, साझा मतलब समझ रहे हैं ना, शेयरिंग, शेयर फॉर केयर। और हेट्रागोजी में पूर्ण लर्नर, मतलब ये नियंत्रण होगा, पूर्ण खुद पे लर्नर होगा। प्रेरणा बाहरी, पेडागोजी में बाहरी प्रेरणा, एडागोजी में आंतरिक, और हेट्रोगोजी में सेल्फ ड्रिवन, मतलब आंतरिक, आंतरिक ही मान लिया जाए। सेल्फ ड्रिवन, आंतरिक मतलब क्या है कि आंतरिक और सेल्फ ड्रिवन में क्या अंतर है? कि आंतरिक मतलब प्रेरणा आपको आंतरिक रूप से है, कि आपने कहीं से वीडियो देख लिया, कहीं से कुछ कर लिया, तो प्रेरणा आपके अंदर है। सेल्फ ड्रिवन मतलब खुद, जो मतलब हमको ये करना ही है तो करना ही है। दृष्टिकोण, सब्जेक्ट सेंट्रिक, एडागोजी में प्रॉब्लम सेंट्रिक, हेट्रोगोजी में कैपेबिलिटी सेंट्रिक, कैपेबिलिटी सेंट्रिक। ठीक है। भूमिका शिक्षक, इंस्ट्रक्टर, फैसिलिटेटर, मेंटर, रिसोर्सर, रिसोर्स, सीखने की कला, पैसिव, एक्टिव, एक्सप्लोरेटरी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको पेडागोजी, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंसी, एंड्रोगोजी, ई पेडागोजी में डिपेंडेंसी, एंड्रोगोजी में इंडिपेंडेंसी, हेट्रोगोजी में सेल्फ आइडेंटिटी, एटोनॉमी, है ना। तो ये सब मोटा मोटी आप समझ गए होंगे। अब आते हैं मुख्य तत्व पे। प्रश्न उत्तरी विधि, शिक्षण विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। इसको हमने 2 बार ऊपर चर्चा किया है, ऊपर के वीडियो में, है ना। परियोजना विधि, किल पैट्रिक जो जॉन डेवी के शिष्य थे, मुख्य प्रवक्ता थे, यानी परियोजना विधि किसने किया है? किल पैट्रिक ने।
किलपैट्रिक कौन थे? जॉन डेवी के शिष्य थे। ये याद कर लीजिए, बहुत बार पूछता रहता है, इसलिए अन्वेषण विधि को मुख्यतः प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ठीक है। मन मानचित्रण, माइंड मैपिंग 1960 में टेनी बुजान के द्वारा विकसित किया गया है। इसको याद कर लेना, रट लेना है, याद नहीं रट लीजिए एकदम, यही सवाल आएगा। अवधारणा मानचित्रण, कंसेप्ट मैपिंग को 1984 में ओसुबोल ओसपुल ओसुबोल के सार्थक अधिगम प्रक्रिया के सिद्धांत पर विकसित किया गया है। ठीक है। मन मानचित्र कौन है? टेनी बुजान। और अवधारणा मानचित्र कौन है? ओसुबोल। किशोरावस्था का वर्णन तूफान और तनाव की अवधि के रूप में हॉल ने व्याख्या किया, यानी किशोरावस्था तनाव, स्ट्रेस और स्टेन करके है, कुछ अंग्रेजी में उनका नाम है, स्टेन और ये स्टेन और भूल गया। किशोरावस्था का वर्णन तूफान और तनाव, स्टेन और स्टेज करके भूल गए, बताइए, अभी अभी याद था, भूल गए। ये अवधि के रूप में किसने किया है? हॉल। आप हिंदी में याद रखिए। ठीक है। तो अब इसका क्या है? अब इसको याद रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक शिक्षा, वर्धा शिक्षा प्रणाली किसने दिया है? महात्मा गांधी ने। वर्धा में उनका एक आश्रम भी है, मैंने वर्धा से ही पढ़ाई की है, हूँ बिहार का रहने वाला, लेकिन महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वर्धा है, मैंने वहीं से अपनी पढ़ाई की है। तो वहाँ पे वर्धा शिक्षण प्रणाली जो है, वहाँ पे इनका आश्रम था सेवाग्राम में, है ना, वहाँ से 5 किलोमीटर है, एक ही जगह पे है, सेवाग्राम में, है ना। तो वहाँ पे इन्होंने वर्धा शिक्षण प्रणाली शुरू किया था प्राथमिक शिक्षा के लिए, महात्मा गांधी। प्रकृति से सीखना, रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रकृति वातावरण से सीखना, सकल और समग्र शिक्षा, इंटीग्रल इंटीग्रल एजुकेशन, समग्र शिक्षा, श्री अरविंदो। भारतीय दर्शन के आध्यात्मिक पहलू पर ध्यान देना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। और क्या है? मानव मस्तिष्क का रूपांतरण, जे कृष्णामूर्ति। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है बाबू, ट्रांसफॉर्मेशन, मानव मस्तिष्क का रूपांतरण क्या है? जे कृष्णामूर्ति। अनुभव जन्य अधिगम, अनुभव से सीखना, जॉन डेवी। जॉन डेवी के चेला कौन था? क्रिक पैट्रिक। यहाँ ऊपर पढ़े हैं ना, कहाँ पढ़े हैं? किल पैट्रिक परियोजना विधि, जॉन डेवी का चेला था ये। ठीक है। व्यक्तित्व विकास के माध्यम से आत्म शिक्षण, मारिया मंटेसरी, है ना। बाल विहार, है ना, किंडर गार्डन, है ना। खेल, सृजनात्मक, सामूहिक सहयोग, इसका है फोयरवेल का। कोई औपचारिक शिक्षा नहीं, प्रकृति एकमात्र शिक्षक है, किसका है? रूसो का। ठीक है। एक बार और इसको देख लेते हैं। वर्धा शिक्षण प्रणाली, महात्मा गांधी। प्रकृति से सीखना, रविन्द्रनाथ टैगोर। समग्र शिक्षा प्रणाली और श्री अरविंदो। इंटीग्रल एजुकेशन, भारतीय दर्शन, आध्यात्मिक पहलू का अध्ययन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मानव मस्तिष्क का रूपांतरण, जे कृष्णमूर्ति। अनुभवजन्य लर्निंग, जॉन डेवी। व्यक्तित्व विकास के माध्यम से आत्म शिक्षण, मारिया मंटेसरी। किंडरगार्टन, खेल, सृजनात्मक, सामाजिक सहयोग, फोयरवेल। कोई औपचारिक शिक्षण नहीं, प्रकृति एकमात्र शिक्षक है, रूसो। आपका हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड समाप्त। आपको कैसा लगा ये चीज? आपको फीडबैक हमको देना है। फीडबैक फीडबैक आपको हमको देना है, कि फीडबैक आप हमको दीजिए कि क्या आपको इसमें बेहतर लगा, है ना। और पूरे जो आपने 6-7 क्लास आज मेरा पूर्ण हो गया है, हमने पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड को समाप्त किया है एक सप्ताह में। अगले एक सप्ताह हम रिसर्च एप्टीट्यूड को समाप्त करेंगे। तो आपने क्या सीखा? सवाल बन रहे हैं, आप कहीं से कोई सवाल उठाइए और बनाइए। अब बनाइए, देखते हैं कितना छूटता है सवाल। पूरा बन जाएगा, कोई दिक्कत कहीं से नहीं होगा। हमने 56 पेज को समाप्त किया है, इसको हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, जिसमें कि आपको आसानी होगा इसको नोट्स पढ़ने के लिए। एग्जाम हॉल से जाने से 1-2 दिन पहले इसको पढ़िए, कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा सवाल धकाधक बनेगा, है ना, कुछ मुश्किल नहीं आएगा। और अभी के लिए हम इसको समाप्त करते हैं, कल से शायद कल से कोशिश करेंगे, क्योंकि समय हमको भी नहीं मिलता है कि हम इसको कंटिन्यू हर एक दिन करें। बहुत समय निकाल के करते हैं, नींद काट के करते हैं, आपके सामने इस सारी व्यवस्थाओं को लेके आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड कल से ही शुरू कर दूं, और अगले एक सप्ताह में संडे तक उसको भी समाप्त कर दिया जाए। बाकी तब तक के लिए शुभ रात्रि। बहुत बहुत आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। इंडिया टीम जीत गई है, और सपोर्ट कर दीजिए। आप लाइक शेयर वगैरह जो भी कर सकते हैं आप अपने स्तर पे, कर दीजिए। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।